गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सभी लोगों को विंग का पास्ट बताया जाता है बट अधूरा। के पास अभी भी यही सवाल था कि आखिर विंग उस बर्फ की जगह पे कर क्या रहा था। अगर वो वैम्पायर है और वो नहीं मर सकता तो उसे कैद कौन ने किया। अगर वैनचाओ मारा जा चुका था तो ये भी सवाल बहुत थे पर जवाब गायब। लैन कुरैन को इतना तो पता चल गया था ये पर्सन हज़ारों सालों पुराना है पर इसका कोई इतिहास नहीं है। वो पूछते हैं अगर तुम सच कह रहे हो तुम सालों पहले यहाँ के किंग हुआ करते थे तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में किसी भी हिस्ट्री बुक में कैसे नहीं है। लोग एक किताब से सबूत मिटा सकते हैं पर सारी किताबें आखिर कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। इस बारे में कभी कुछ नहीं लिखा गया, हमेशा से यही लिखा गया है कि 4 क्लैन होते थे बट तुम तो बोल रहे हो कि बहुत टाइम पहले सिर्फ 2 ही क्लैन होते थे। अगर ये भी सच है तो ये पावर जो तुम्हारे पास है आज यहाँ पे कोई भी वैम्पायर नहीं है तुम्हारे सिवा और ये तुम्हारे अंकल्स जो अब पता नहीं क्या ही हैं। यहाँ पे वो लोग कहते हैं हम भी वैम्पायर्स ही हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, हम क्या ही हैं। ब्रेन कहते हैं और ये तुम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो, हज़ारों सालों पहले का इतिहास इतना नहीं बदल सकता, यहाँ सारी पावर्स ही गायब हो जाएं। तुम ज़रूर झूठ कह रहे हो या फिर ये कोई नई कहानी बना रहे हो। विंग अब एक चेयर से उठ जाता है जहाँ वो बैठा हुआ था और कहता है मुझे तुम लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जानना था मैं कौन हूँ, मुझे बताने का शौक़ नहीं आया था। ये कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग को जाता देख लैनवांग उसके पीछे आते हुए कहता मुझे विश्वास है पर मेरे पास एक सवाल है। विंग कहता है अभी उन सवालों के सही जवाब आने का वक्त नहीं है तो तुम मेरा पीछा करना छोड़ो, मेरे को और भी काम है। जाने से पहले एक चुटकी बजाता है और लैन कुरैन की टेबल पे कुछ पुराने ज़माने के पैसे आ जाते हैं जो लैन कुरैन के टाइम से पहने के थे जो इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है। विंग जाते हुए कहता है ये वो अमाउंट है जो तुम लोगों ने मेरी सेवा करी है इसलिए उसके तौर पे तुम इसे रख सकते हो, मैं किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं करता। कहते हुए विंग वहाँ से गायब हो जाता है और उसके साथ वो दोनों पर्सन भी। अंशी का तो मुँह ही उतर जाता है। प्लीज़ ये लोग क्या मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, मुझे उस एंजल के साथ जाना था। आखिर वो एंजल हो वैम्पायर हो कुछ भी हो उसके पास विंग्स तो है ना, हम लोग फ्लाई कर सकते हैं एक साथ। मैं अपनी स्पॉट पे वो अपने विंग्स के साथ। हाउ रोमांटिक, ये कितना प्यारा साउंड करता है ना। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था। लैन कुरैन चिल्ला रहे थे आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। अरे लैन कुरैन को इसने क्या कोई इन समझ के रखा है, यहाँ पे आया स्टे किया और अमाउंट पे करके चला गया। मेरे को और भी पूछना था आखिर ये मेरी डिसरिस्पेक्ट ऐसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लैन कुरैन चिल्लाते ही रह गए और वही इतनी देर में से बाहर आ गया था और वो जहाँ से चारों क्लैंस की डायरेक्शन चालू होती बिल्कुल उस जगह के हवा में टॉप में खड़ा हुआ था। विंग चारों तरफ देख रहा था। वहाँ पे शौशजन कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो विंग। विंग कहता है अंकल ये दुनिया इतनी बदल गई पर यहाँ पे आज भी वो चीज़ नहीं बदली। फिर से ये लोग यहाँ हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस नींद से क्यों जागा। मैं जीना ही नहीं चाहता, आखिर ये शक्ति ऐसी क्यों है कि ये मेरे को मरने ही नहीं देना चाहती। मैं इतनी ज़िंदगी जी के क्या करूँ, 1000 साल हो गए। मैं उस नींद में भी खुश था कि मुझे कुछ नहीं जानने को मिलता पर अब सब कुछ वापस उसी मोड़ पे आ गया है। देखो ये पूरा शहर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है पर अब मैं आ गया हूँ। क्या आपको लगता है मेरे आने के बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं चला होगा। यहाँ पे ह्यूयांग कहता है तो क्या उनके कारण हम जीना छोड़ दे। विंग तुम 1000 साल तक उस स्लीप में थे, तुम जानते भी हो वो कितना मुश्किल फैसला था हम सभी के लिए। विंग कहता है पर आप नहीं जानते क्या, मैं अगर रहता तो यह लड़ाई चलती रहती और मेरे कारण ही अंकल आंटी शीजे जियांग चैंग और यहाँ पे खासकर सभी मासूम लोगों की मौत हुई थी। सारी मेरी गलती थी। मैं वापस क्यों आ गया, क्यों ज़रूरत थी, क्या मैं सच में नहीं मारा जा सकता, कोई तरीका तो होगा मुझे मारने का। और शौशजन एक साथ विंग को कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं मरने वाले हो और तुम्हें किस चीज़ का डर लग रहा है, उस दुनिया का जिससे तुम याद तक नहीं कि तुम कौन हो। जिस दुनिया को बचाने के लिए तुमने अपना सेक्रीफाइस दिया वो दुनिया आज तुम्हें पहचानती तक नहीं है, तुम इसके लिए फिर मरना चाहते हो। विंग बाहर आओ, ये वो सपनों की दुनिया नहीं जो तुम्हें सोचा करते थे, जहाँ सब तुमसे प्यार करते थे और अपने प्रिंस के लिए अपने किंग के लिए वो खुशी खुशी मरना पसंद करते थे। आज की दुनिया में कोई तुम्हें नहीं जानता और ये कभी भी तुम्हारे लिए नहीं मरने वाले हैं। तुम्हें इन्हें प्रोटेक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। वही कहता है
भले ही कुछ भी हो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहता। अब देखो जियांग क्लैन वापस बच चुका है। यहाँ पे शीजे हैं, जियांग चैंग है, मैडम यू है, मिस्टर जियांग है। ये सब लोग देखो कितने खुश हैं मेरे बिना। देखा उनकी खुशियाँ सिर्फ मेरे बिना हैं। मेरे साथ रह के वो ये खुशियाँ कभी नहीं रह पाती। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? अगर तुम जागे हो और तुम जानते हो हम में से कोई नहीं जानता तुम्हें कैसे जगाया जा सकता था। हम दोनों जानते थे जो तुम्हारे साथ उस कैद में थे। अगर तुम जागे हो तो कोई ना कोई मतलब होगा। तुम ये तो सोचो, हो सकता है उनके ऊपर कोई खतरा आने वाला हो। अगर हिस्ट्री के अंदर से तुम्हारा नामो निशान मिटाया गया है तो ये भी तो कोई चाल हो सकती है, क्योंकि हमने हिस्ट्री नहीं मिटाई थी। हमने सिर्फ उसमें इतना बदलाव किया था कि तुम्हारी और वैन क्लैन की पावर्स को छुपाया था। पर यहाँ देखो पूरी हिस्ट्री गायब है। ना वैन क्लैन ना वैम्पायर क्लैन, किसी भी क्लैन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इस बारे में तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्या ये एक चाल है? तुम्हें समझ नहीं आ रही? हिस्ट्री के साथ छेड़ हुई है, और ये हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कौन ने करी है? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते? कहता है आखिर ये मैं क्या करूँगा जान के? हिस्ट्री तो बीत गई ना, और वो दर्दनाक हिस्ट्री किसे ही जाननी है। यहाँ का तो सर दुख रहा था। वो शाशीचैन को कहता है तुम इसे समझाओ, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। शाशीचैन वहीं के पास जाते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं। वहीं पहले ये सोचो, अगर तुम जागे हो सकता है तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई खतरा आने वाला हो। देखो 1000 सालों बाद तुम्हें वापस अपने अंकल आंटी, यहाँ पे मैडम यू, मिस्टर जियांग और अपने शिजे और तुम्हारा प्यारा भाई जियांग चैंग देखने को मिल रहा है। या इस समय तुम्हें नहीं लगता कि ये एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है? हो सकता है कि इस बार ये सारी चीज़ें इस तरीके से एंड ना हो जैसे पहले हुई थी। एक बार तुम कोशिश तो करो। हम लोग जियांग क्लैन जा रहे हैं और वो सीधे जियांग क्लैन में टेलीपोर्ट कर लेते हैं। विंग को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलता और विंग के आंखों के सामने जियांग याली जो लोटस को तोड़ रही थी, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी एक चांदनी रात में, और जियांग चैंग पत्थर पर बैठे बैठे लोटस सीड खा रहा था और कह रहा था चीजे आप इतने सारे लोटस क्यों तोड़ रही हो? अभी क्या कोई फंक्शन आने वाला है? जियांग याली कहती है हम लोग को लोटस अभी तोड़ लेने चाहिए, वरना हमें सुबह तक तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। और चैंग मुझे लगता है तुम्हें आके ना मेरी मदद करानी चाहिए, ना वहाँ बैठ गए ये लोटस सीड्स खाने चाहिए। जियांग चैंग कहता है पर शीजे मैं मदद करा के क्या करूँगा? और देखो पानी कितना ठंडा है, इससे अच्छा मैं बाहर रह लेता हूँ। जियांग याली चैंग तुम थोड़ा सा तो काम कर लो। यहाँ पे तुम मेरे साथ लोटस तोड़ाने आए थे या सिर्फ खाना खाने? जियांग चैंग कहता है मैं तो टीचर से भाग के आता शीजे, वो आपको मालूम है कितने ज़्यादा परेशान करते हैं। और मालूम है मेरी सारी बुक्स को जिन्हें मैं इतने प्यार से डेकोरेट करके रखा था उन्हें तो ऐसे ईवल बुक बना दी है कि पढ़ने का तरीका भी नहीं करता, इतनी डरावनी दिखने लग गई है। मैंने कितने क्यूट तरीके से उन्हें सजाया था, उनके सारे क्यूट चीज़ें हटा दी, बड़े गंदे काम करा। जियांग याली अब शांत हो गई थी और वो जियांग चैंग को पीछे इशारा कर रही थी। जियांग चैंग बोले ही जा रहा था। उतने में जियांग चैंग के टीचर आते हैं और कहते हैं चैंग मुझे लगता है आजकल तुम अपने लेसन्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें ना और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप तो बहुत ज़्यादा बेकार है। तीरंदाजी तो तब भी तुम्हारी अच्छी है, स्वॉर्डमैनशिप तुम कब सीखोगे? यहाँ पे ऐसा सिखाते हैं मैं बुढ़ा ज़रूर हो जाऊँगा। जियांग चैंग धीरे से कहता है तो अभी की अपने आप को जवान समझते हैं? इनकी सफ़ेद दाढ़ी आ गई, अभी भी जवान है क्या? वो कहते हैं मुझे सब सुनाई आ रहा है, अब जाओ जाके पढ़ाई करो, बचने के बहुत तरीके हैं तुम्हारे पास। जियांग चैंग अपने मन में कहता है यही होता है अगर टीचर आपके घर में रहे तो यही परेशानी होती, रात को भी आप चैन से नहीं सो सकते, आपको पढ़ने ही पड़ेगा। जिन्होंने वो सारे लोटस तोड़ लिए थे उन्हें अब वो एक पाउच में डाल देती हैं और सारे लोटस गायब। अब वो टीचर उन्हें कहते हैं यानी अब तुम भी जाओ और तुम्हें जो करना है लोटस के साथ तो उन्हें एक्सपेरिमेंट्स को चालू कर दो। जियांग याली हमें सहलाती हैं और वो चली जाती हैं। वही जियांग याली और जियांग चैंग को देख काफ़ी खुश था। अब जियांग क्लैन में चारों तरफ घूमने लगता है और शीजे का पीछा करने लगता है। जियांग याली अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं, उन्हें ग्रीट करती हैं और यहाँ पे थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद जियांग याली अपने रूम में जाती हैं, जो वो सारे लोटस को बाहर निकालती हैं और उनके ऊपर से वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए एक नई परफ्यूम बना रही थी, जिससे वो बहुत जल्दी बना भी लेती हैं और काफ़ी खुश होती हैं। ये सेम परफ्यूम जियांग याली ने बहुत सालों पहले भी विंग के लिए बनाई थी और विंग को दी थी। जियांग याली को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर वो इसे बनाने के बाद कहती है अब मैं इसका क्या करूँ? पता नहीं, मेरे को ये बनाने का मन कब से करने लग गया। मैं कब से इसे मेरे सपने में देख रही थी और आखिरकार मैंने इसे बना ही लिया, पर मैं किसे दूँ?
वो पर्सन जो मेरे सपने में आया करता था, आखिर वो रियल लाइफ में कहाँ होगा? और मैं उसे आशियान क्यों कह रही थी? जायानी खुद से ही बातें कर रही थी और वही ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे मालूम चलता है, उसकी चीज़ों को वो याद है कि वो कौन था। आशियान वो सिर्फ उसे बुलाया करती थी, वही उनके पास जाना चाहता था। यहाँ पे शुयांग उसे रोक लेता है और कहता है, वही होश में आओ, वो लोग अभी तुम्हें पहचानते ही नहीं है और यहाँ नहीं कि सिर्फ तुम सपनों में आए हो। अगर वो अचानक से तुम्हें देखेगी और तुम कहोगे तुम हज़ारों सालों पुराने हो, तो वो क्या समझेगी? अभी मैं यहाँ से जाना चाहिए। आज फुल मून नाइट है, तुम जानते हो आज तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो लोग विंग के साथ अब गायब हो जाते हैं। विंग वापस उस फॉरेस्ट में आ गया था और वहाँ वो आके बैठा हुआ था। ये फॉरेस्ट वही था जो लैंड क्लैन के अंदर है। और शाओशी चैन अब यहाँ से गायब हो जाते हैं, वापस विंग के अंदर समा जाते हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें चार्ज होना था। विंग फुल मून नाइट को देख रहा था, जो फुल मून को देख कर ही विंग को अब थोड़ा थोड़ा सा पास्ट लाइफ याद आने लगती है। और अभी उसे चाहिए था ब्लड, क्योंकि विंग को ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फुल मून नाइट को खुद की पावर्स को थोड़े कंट्रोल में रखने की, वरना उसकी पावर फिर से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगी। विंग की पावर्स अब धीरे धीरे बढ़ रही थी और वही इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये पावर शुयांग और शाओशी को भी हेल्प कर रही थी और वो भी इतनी ज़्यादा पावर्स को नहीं बियर कर सकते और वो विंग को अपने मन से ही तेलेपैथी के थ्रू कहते हैं, विंग कंट्रोल करो, इन पावर्स को कंट्रोल करो, ये तुम इतनी ज़्यादा पावर अनलीश नहीं कर सकते। विंग कहता मैं कर रहा हूँ अंकल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वही अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रहा था और वहाँ पे अभी घूमते घूमते लैनवांग जी भी आ गया था। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी और वह हर जगह के चक्कर लगा रहा था। उसे यहाँ पे विंग दिख जाता है जो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। इसके चक्कर में उसने अपने ही आप को नोचना चालू कर दिया था। उसने अपने आप को इतना हर्ट कर लिया था कि विंग के हाथ से खून आने लग गया था। भागते हुए विंग के पास जाता है और उसका हाथ वहाँ से हटाता है जहाँ विंग नोच रहा था और कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम खुद को हर्ट करने में क्यों तुले हुए हो? और लैनवांग जी को भी विंग कहता तेज पावर्स फील हो रही थी। वो तो अपने बाहर एक सुरक्षित चक्र लगा रहा था अपने आजू बाजू और फिर विंग से कह रहा था, इतनी पावर्स तुम अनलीश क्यों कर रहे हो? विंग बड़ी मुश्किल से कहता है, दूर हटो यहाँ से, मैं मेरी पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकता और इनसे तुम्हें हर्ट हो सकता है, जाओ यहाँ से। लैनवांग जी कह रहा था, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, तुम कुछ बताओ तो सही। वही अब लैनवांग जी की तरफ देख रहा था, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। लैनवांग जी कह रहा था, नहीं मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम बताओ मुझे क्या तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए? लैनवांग जी के मुँह से ये सुनकर विंग शॉक था, क्या? लैनवांग जी कहता है, तुम वैम्पायर हो ना, तो शायद तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए। और वो अपना हाथ आगे करता है, तुम जाओ यहाँ से। लैनवांग जी तो सब भी सुनने को खाली नहीं है, वो अपनी तलवार निकालता है, अपना हाथ काटता है और अपना ब्लड विंग के सीधे मुँह में डाल देता है। विंग ये सब देखने के बाद अपना सर पीट रहा था और वो लैनवांग जी का हाथ अपने पास से हटाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? इसका क्या तुम्हें मतलब भी मालूम है? यहाँ पे विंग लैनवांग जी का ब्लड टेस्ट कर चुका था और यहाँ पे लैनवांग जी को समझ नहीं आ रहा है विंग इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। योशान अब गुस्से में लैनवांग जी की तरफ देख रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे अब जब उसकी पावर्स थोड़ी सी नॉर्मल होती है, लैनवांग जी के पहले वो हाथ को हील करता है और कहता है, ये तुमने अभी क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे अपना ब्लड मत देना। जी कहता है, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। वो कहता है, ऐसे करते हैं मदद? मैं अपने मन में सोच रहा था, मैंने इतने हज़ारों सालों से शादी के लिए मना किया, इस काम के लिए कि एक पर्सन आए अचानक से अपना ब्लड मेरे को दे दे और मेरे से मैरिज कर ले। आखिर क्या इस पर्सन को मालूम नहीं वैम्पायर्स अपने लाइफ में सिर्फ उस पर्सन का ब्लड पीते हैं जो उनके सोलमेट हो और उनके होने वाले ग्रूम हो या फिर ब्राइड हो। और इस पर्सन ने आया बिना मेरी परमिशन के मुझसे शादी कर ली, मेरे को अपना ब्लड पिला दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैंने इतने सालों तक इसलिए मना किया था ताकि ये मेरे से ज़बरदस्ती शादी कर सके, वो भी मेरी परमिशन के बिना। जी अभी बड़े मासूमियत से पूछ रहा था, क्या हुआ तुम्हें? क्या मेरा ब्लड पसंद नहीं आया? तुम चाहो तो मेरा ब्लड और पी सकते हो अगर तुम्हारी प्यास ना बुझी हो, पर तुम यहाँ किसी और का ब्लड मत पीना। वहीं का तो मन कर रहा था मैं इसको पीट डालूँ। इसके अंदर क्या थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नहीं है? किसी को भी ऐसे ही ब्लड ऑफर करता बैठता है। यहाँ पे मेरी जगह कोई और वैम्पायर होता तो क्या बिना जाने पूछे या उसके मुँह में सीधे ऐसे ब्लड डाल देता? यहाँ पर लैनवांग जी को देख देख के ना वो इनका दिमाग ख़राब हो रहा था और वो गुस्से में बोल ही देता है,
या मेरे जगह यहाँ कोई और वैम्पायर होता तुम उसे भी अपना ब्लड ऐसे ही दे दे। वांगजी कहता है नहीं वो तुम थे ना इसलिए। वांगजी की बात सुन के वहीं फिर से उस पर चिल्लाता है अच्छा मैं था तो यहाँ पे एक काम क्यों नहीं करते, तुम ना पूरा खून ही मेरे को दे दो, मैं तुम्हें पूरा ही खा जाता हूँ, मेरे को ना बहुत भूख भी लग रही है। वांगजी थोड़ा सा डर जाता है और कहता है क्या तुम सच में मुझे खा जाओगे। वुइंग कहता है क्या तुमने मेरे को राक्षस समझ के रखा है जो मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं एक नॉर्मल वैम्पायर हूँ और मैं फूड भी खाता हूँ और हम लोग को ब्लड की ज़रूरत नहीं होती फुल मून नाइट पे। ये कौन सी घटिया किताबें पढ़ रहे हो तुम, पर किताबों में तो यही लिखा था। वुइंग कहता है गलत लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पर उतने में वुइंग बेहोश। वांगजी वुइंग को बेहोश देख के उसका बॉडी टेम्परेचर देखता है जो तो बर्फ़ जितना ठंडा था। मेरे को तो लग ही रहा था ये जानबूझ के मेरा ब्लड नहीं पी रहा है, देखा इसकी तबीयत कितनी ख़राब है, तभी से अकड़ना है। अच्छा ठीक है मेरे अंकल का भी एल्डर है, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि थोड़ी सी मदद लेने में ही इसको इतनी अकड़ आ जाएगी। वांगजी खुद से ही बड़बड़ा रहा था और वही इसलिए बेहोश हो गया था क्योंकि अपनी पावर्स को बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहा था और अचानक से ये सब होने के कारण वुइंग की पावर्स थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई, इसलिए वो बेहोश हो गया। वांगजी अब वुइंग को अपने रूम में लाता है, बेड पर लेटाता है और उसके बाद वो फिर से अपने हाथ में थोड़ा सा कट मार के वुइंग के मुंह के अंदर फिर से ब्लड डालने लग जाता है। यहाँ पे वांगजी का सिर्फ एक ही दिमाग है और उसका एक ही इलाज है, वुइंग कहीं से भी हर्ट हो उसे खून पिला दो। और वांगजी फिर से ब्लड पिलाता है पर वुइंग पी ही नहीं रहा था। वांगजी के मन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, अगर ये ब्लड नहीं पिएगा कहीं ये मर गया तो, और मैं इतनी क्यूट सी एंजल को मरने नहीं देना चाहता। वांगजी वुइंग के फेस की तरफ देखता है जो उसे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी पेल हो गया है और वुइंग की हालत काफ़ी सीरियस है, इसलिए वो खुद का ब्लड पहले खुद पीता है और वुइंग को किस करते हुए पिलाने लगता है। पर इतनी ही देर में वुइंग को होश आ जाता है, पड़ी की पड़ी रह जाती है। पहले इसने बिना पूछे मुझसे शादी करी, अब बिना पूछे किस भी कर लिया, अब के मेरे से बिना पूछे सब कुछ करने का इरादा है इस पर्सन का। वुइंग अब वांगजी को दूर धक्का मारता है और यहाँ पे कहना क्या तुम पूरे पागल हो चुके हो, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज़ें क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में